नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएन टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी है दिन भर की खबरें देखेंगे विस्तार से, साथ ही देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएन हेडलाइंस। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग। गुजरात के भावनगर में चीन से आया व्यापारी कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन हरकत में। और वडोदरा के लोगों को नहीं है डरने की जरूरत, एसएसजी सुपरिंटेंडेंट ने किया आह्वान। देश दुनिया में फिर से बढ़ रहा कोरोना वायरस भारत के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग लेकर कोरोना स्थिति से निपटने पर विचार विमर्श किया। भारत में कोरोना अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली। मीटिंग में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री, अधिकारी समेत नीति आयोग के सीईओ शामिल हुए। ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग के बाद गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर कहा कि चीन की स्थिति पर हमारी नज़र है। हमने अभी तक कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी की है, लेकिन जो यात्री जिस देश के हैं वहां के गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करने चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी है, हर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। हमने कोविड महामारी का मैनेजमेंट किया है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। उधर बंगाल, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की। बंगाल में निगरानी के लिए कमेटी बनाई गई है जो स्थिति की मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा केरल में लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। चाइना में जिस तरह से मीडिया न्यूज बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ। तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पेशेंट, यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है। देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। तीसरा, अभी प्रिकॉशन जो हमारे तिरुचि शिवाजी ने कहा कि क्या तैयारी है, ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी। हमने आज से नहीं, कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं ऐसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था,
हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूँ कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनलेस अनयूज पड़ा रहता है, तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए, इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन सर कि ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो, ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं हैं। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी। और चेयरमैन साहब, केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार पुरियस भी पाई गई। 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन पुरियस हो। ये दो काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। गुजरात के भावनगर में चीन से आए हुए एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन हरकत में आ गया है। देश दुनिया पर कोरोना वायरस का खतरा फिर एक बार बढ़ रहा है। चीन में फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच चीन से गुजरात के भावनगर आए एक शख्स में कोरोना संक्रमण पाया गया। चीन से लौट रहे व्यक्ति का रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आने पर उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है। युवक के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर भेज दिए गए हैं। 34 वर्षीय युवक हाल ही में चीन से भावनगर लौटा है। गुजरात के वडोदरा में कुछ महीनों पहले पाए गए कोरोना के BF.7 वेरिएंट केस को लेकर लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। इसी बीच SSG हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने पैनिक क्रिएट नहीं करने की अपील लोगों से की है। देश भर में फिर एक बार कोरोना के नाम का हाहाकार मचा हुआ है और वजह है चीन से आई कुछ तस्वीरें और उसी के चलते भारत भी सतर्क हो गया है। भारत में भी तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही इस पर बैठक भी ली है। न सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी अपनी ओर से तैयारियां कर रही है, लेकिन ये जो हवा फैलाया जा रहा है, ये जो डर क्रिएट किया जा रहा है, ये जो पैनिक हो रहा है, क्या इसकी जरूरत है, ये जानने के लिए मैं पहुंची हुई हूँ वडोदरा शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SSG में और हमारे साथ है सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर। सर, ये नमस्ते। ये जो स्थिति पैदा की जा रही है, क्या कहेंगे उस पर? मेरा कहना यह है कि एहतियात बरतना ठीक है। पाया जा रहा है कि चीन में नंबर ऑफ केसेस, संक्रमण बढ़ रहा है। कहा जा रहा है वहाँ अस्पतालों में जगह नहीं है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में। तो ये देख के हमको भी कुछ तरीके से तैयार रहना जरूरी है और यही चीज़ हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे केंद्रीय आरोग्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया ने भी हमको आज सुबह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
बताया है। केंद्रीय आरोग्य सचिव ने भी एक पत्र लिख के सारे मेडिकल कॉलेजेस को, सारे डॉक्टर्स को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी अगवा किया है कि आप लोग तैयार रहिए। कुछ कोविड के टाइम जो सावचेतियाँ थी जो कि हम धीरे धीरे भूल चले थे, जैसे कि भीड़ भाड़ भरे जगह में जाना नहीं है, मास्क हरदम पहनना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना है, ये सारी सावचेती शायद हम दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी की परिस्थिति अगर देखी जाए हमारे अस्पताल की, तो अभी आने वाले केसेस न्यूनतम हैं। कल और आज के बीच में जो नंबर ऑफ केसेस हु केम विथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, 14 of them presented, 7 were taken up for rapid test और एक भी रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया नहीं है। 5 पेशेंटों का RT-PCR भी किया गया, इसमें से भी एक भी RT-PCR पॉजिटिव पाया नहीं गया है। इंस्ट्रक्शंस हैं, हर एक RT-PCR जो कि पॉजिटिव आएगा उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कंपलसरी है, ताकि पता चले कि कोई नया वेरिएंट आ रहा है, कोई पनप के नया अगर वेरिएंट आ रहा है तो उस वेरिएंट के अगेंस्ट हमको सारी प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस लेने की बात हो रही है और एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का ये चौथा वेव भारत में कितना असर करेगा उस पर खास बात हो रही है। 3-4 महीने पहले वडोदरा में जो एक केस दर्ज हुआ था उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि उसका जीनोम सीक्वेंसिंग BF.7 पाया गया है। सर, 3-4 महीने पहले हमारे यहाँ जो वेरिएंट था उसका कोई असर या उसको अभी जब वो डिटेक्ट हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी या उसकी तैयारी, क्योंकि लोग डर रहे हैं वडोदरा के नाम से कि वडोदरा में एक केस आया है। 4 महीने पहले जो RT-PCR पॉजिटिव आया था उसका जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट अभी पाया गया है, और उस जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर वो BF.7 पाया गया, फिर भी हमने रूटीन कोविड केसेस में कोई इजाफा देखा नहीं है। तो ये डर की वजह तो नहीं होनी चाहिए, इससे डरना जरूरी नहीं है, सावचेती बरतना जरूर जरूरी है। सर, वो पेशेंट है फिलहाल कहाँ है? क्या वो इंडिया में? वो मरीज हमने नहीं देखा, वो मरीज किसी प्राइवेट क्लिनिक में देखा गया था और शायद घर पे डोमिसिलरी लेवल पे ही उसका ट्रीटमेंट हुआ था और सिर्फ आइसोलेशन के बाद वो मरीज अच्छा हो गया था। तो चलिए, वडोदरा शहर के लोगों को और वडोदरा के नाम से और लोगों को भी जो डरने की जरूरत है वो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन चौथी लहर का जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी। भारत में चौथी लहर की कितनी संभावना है? सर, ये जो केस स्टडी है, अब आप लोग रिव्यू भी कर रहे होंगे, कितनी आशंका है, कितनी संभावना है कि चौथी लहर भारत में आ सकती है और वो कितनी घातक हो सकती है? उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान की प्रजा काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी के साथ होती है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज वगैरह सरकार श्री के प्रयासों से बहुत अच्छी तरीके से ये अभियान चला है, और इस अभियान के चलते हुए अगर थोड़ी सी एहतियात बरती जाए तो हम चौथे वेव को भी हैंडल कर लेंगे। जी सर, बूस्टर डोज लेने की बात है, हमारे पास कितनी व्यवस्था है बूस्टर डोज की, कोविशील्ड की वैक्सीन की? क्योंकि आज बहुत सारी जगह लोगों ने भीड़ लगाई थी वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है वडोदरा शहर में। एक दिन में ये पैनिक हुआ, सब लोग आज बूस्टर डोज लेने पहुंचे हैं। बूस्टर डोज के लिए सरकार ने घर घर जाके मुहिम चलाई थी और काफ़ी लोगों को बूस्टर डोज मिल चुका है, और बहुत जल्द बाकी के बूस्टर डोजों का भी इंतजाम हो जाएगा, ऐसी हमें सूचना मिली। आखिरी सवाल, वडोदरा शहर के लोगों को क्या कहें? बस घर पे रहें, अपने आप को आइसोलेट करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, हाथ धोते रहें और हर हमेशा मास्क लगाए रखें। चौथी लहर को आने में तो शायद देर लग सकती है, लेकिन एहतियात बरतने की अभी से जरूरत है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ तक कि वडोदरा में भी इसी तरीके की तैयारियां की जा रही है। बचना है और सारी गाइडलाइंस जो हमें याद थी वो अब रिवाइज कर लेनी है। चीन में कोरोना केस में भारी उछाल देखने मिला है। दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में भी कोरोना की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। चीन में कोरोना को लेकर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद देश दुनिया में फिर एक बार कोरोना को लेकर लोगों में डर पैदा हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए
केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है और राज्यों को आवश्यक कदम उठाने की सूचना दे दी गई है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में भी एसएसजी अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड फिर एक बार खोल दिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में कोरोना की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी भी एसएसजी प्रबंधन कर रहा है। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में हजारों मरीजों को यहां कोरोना संक्रमण का इलाज दिया गया था। फिर एक बार यहां टेस्टिंग से लेकर इलाज तक की सुविधा को चाक चौबंद करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन की स्थिति तक की सभी तरह की तैयारियों को एसएसजी प्रबंधन द्वारा शुरू कर दिया गया है। कोरोना महामारी फिर एक बार देश दुनिया पर दस्तक दे रही है। ऐसे में वडोदरा के गोत्री अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत कर दिया गया है। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में देश में स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। चीन में फिलहाल कुछ ऐसे ही हालात फिर से देखने मिल रहे हैं, जिसके बाद गुजरात के वडोदरा शहर में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन दिनों शहर में डेंगू जैसी कई बीमारियां फैली हुई हैं। इसी बीच कोरोना के लक्षण देखे जाने पर टेस्टिंग और इलाज के निर्देश दे दिए गए हैं। गुजरात सरकार की गाइडलाइन के तहत महामारी से निपटने के लिए गोत्री अस्पताल के स्टाफ को भी फिर एक बार ड्यूटी के लिए तैयार किया जा रहा है। गोत्री अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर हितेन्द्र राठौड़ ने वडोदरा के नागरिकों को बूस्टर डोज लेने का और मास्क पहनने का अनुरोध किया है। જે રીતે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર અને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગાઈડલાઈન અનુસાર ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં જ્યારે નહિવત કેસ કોરોનાના થયા હતા તો પણ અમે કોરોના વોર્ડ તેમજ કોરોના ઓપીડી અને વેક્સિન સેન્ટર કાર્યરત જ રાખ્યું હતું। સાથે સાથે આપણી જોડે હાલ 10 ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે, જેમાંથી 8 ઓક્સિજન પ્લાન્ટ કાર્યરત છે અને 2 ઓક્સિજન પ્લાન્ટ આપણે નિયમ અનુસાર મેન્ટેનન્સમાં મૂકેલ છે। બીજું કે ગોત્રી હોસ્પિટલમાં વેક્સિન સેન્ટર પર ચાલુ છે, જેથી કરીને જે પણ વ્યક્તિનો વેક્સિન ડોઝ લેવાનો બાકી હોય તો એ લોકો વેક્સિન ડોઝ પણ લઈ શકશે। ઇન્ક્વાયરી સેન્ટર પણ ચાલુ છે। સાથે સાથે કોરોના ઓપીડી પણ સ્ટાર્ટ છે, જેથી કરીને કોઈ પણ લક્ષણ દેખાય તો બેફિકર તમે કોરોના ટેસ્ટિંગ પણ કરાવી શકશો। અને જે નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે ઓમિક્રોનનો જ વેરિયન્ટ છે, જેથી કરીને અમે જે કોરોનાના આરટીપીસીઆર સેમ્પલની સાથે સાથે જીનોવા સિક્વન્સ પણ લેવાના છે। તે આમ જનતાને અમે એક જ અપીલ કરીએ છીએ કે ગભરાવાની જરૂર નથી। હું આમ જનતાને એ જ કહેવા માગું છું કે આપણે કોરોના આપણા માટે નવો નથી। છેલ્લા 1.5 વર્ષ આપણે કોરોના ભેગા રહ્યા છે, જેથી કરીને ગાઈડલાઈન સરકાર કે રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર કે અને આપણે પાલન કરીએ એવું નથી। આપણા ઘર સુધી કોરોના ના પહોંચે એની જવાબદારી આપણી છે, જેથી કરીને આપણે જ કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું સંપૂર્ણ પાલન કરીએ, માસ્ક પહેરીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીએ, વેક્સિન ના લીધી તો વેક્સિન લઈ લઈએ અને તમામ માહિતીને ફોલો કરીએ, ઘર્ષણ ના કરીએ, હોસ્પિટલ તેમજ વહીવટી સ્ટાફને આપણે સપોર્ટ કરીએ। બસ આ જ ફોલો કરીશું તો કોઈ પણ કોરોનાનો કેસ આપણા હોસ્પિટલમાં કે આપણા ઘરમાં કે આપણા શહેરમાં નહીં દાખલ થાય। અને આ હોસ્પિટલમાં જે રીતે બેડ અત્યારે ખાલી દેખાય છે, બસ એ બેડ ખાલી જ રહેવા જોઈએ, એક પણ પેશન્ટ ના આવે એવી જ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। ગોત્રી હોસ્પિટલ અને તેમજ કોર્પોરેશન તમામ હોસ્પિટલમાં વેક્સિન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવામાં આવે છે અને એમના શિડ્યુલ પ્રમાણે અને એમના મેસેજ અને એમના રજિસ્ટ્રેશન પ્રમાણે तमाम प्रकार की वैक्सीन आपવામાં આવે છે। वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार ने बूस्टर डोज लेने की अपील की है। वहीं वडोदरा में बूस्टर डोज की कमी सामने आ रही है। देश दुनिया पर फिर एक बार कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार भी एहतियात के हर संभव प्रयास बरत रही है। नागरिकों से बूस्टर डोज लेने की अपील भी सरकार द्वारा की गई। वडोदरा के गोत्री अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए आज सुबह से ही लोगों का जमावड़ा देखने मिला, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन का बूस्टर डोज अवेलेबल नहीं होने से लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। बूस्टर डोज जल्द से जल्द मुहैया कराने की मांग लोग कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने से पहले अपने आप को सुरक्षित किया जा सके। हम यहाँ पे गुजरात बड़ौदा में जो जेम्स का हॉस्पिटल है, मतलब जो टीबी हॉस्पिटल बोल रहे हैं, वहाँ के पीएचसी सेंटर में आए हुए हैं। हमें वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना है और हमारा कोविशील्ड है, लेकिन कोविशील्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और कब आएगा वो भी पता नहीं है। एक्चुअली हम इसके पहले भी 2 और जगह पे जाके आए, गोत्री पीएचसी सेंटर और रानीश्वर महादेव वाला पीएचसी सेंटर, लेकिन वो दोनों जगह पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं, और पता नहीं चल रहा है कि कब भेजेंगे। तो हम सरकार को या फिर गवर्नमेंट को या जो भी ये सब मैनेज करे उनको बोल रहे हैं कि अभी शायद फ्यूचर में वेव और आने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका इंतजाम करके भेजिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। गोत्री के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में कोविशील्ड का बूस्टर डोज अवेलेबल नहीं होने से नर्सिंग स्टाफ ने भी सरकार से जल्द बूस्टर डोज मुहैया कराने की मांग की है। कुछ नहीं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप अभी स्टॉक बढ़ाओ तो फिर पब्लिक को तकलीफ नहीं हो। कोवैक्सीन का फर्स्ट सेकंड बूस्टर तीनों अवेलेबल है। हाँ, उसके लिए पेशेंट को हम बोलते हैं आप ऑनलाइन चेक करके आओ, दूसरा तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जो वीएमसी में थे वो लोग देते हैं, तभी हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम भी वीएमसी में बोलते हैं कि आप ऐसे वैक्सीन के डोज बढ़ाओ, डोज दो, वो लोग देंगे तो हम लोग देंगे, हम पेशेंट को ऐसा ही बोलते हैं। गुजरात के वडोदरा में प्रोडक्टिविटी रोड स्थित स्प्लैटर स्टूडियो में धरोहर एंड फेयर ट्रेड फोरम द्वारा भारत की कला और संस्कृति को संजोकर रखने वाले हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के कलाकारों को वारसों के रूप में बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया गया है। भारत यानी प्राचीन संस्कृति और प्राचीन कला को आज भी संजोकर रखने वाला देश, लेकिन आधुनिकता की होड़ में यह कला कहीं पीछे छूटती जा रही है और इस कला के आधार पर गुजर बसर करने वाले कलाकार गुमनामी के अंधेरे में गुम होते जा रहे हैं। ऐसे ही कलाकारों को फिर एक बार कलानगरी वडोदरा में मंच प्रदान किया गया है। गुजरात के वडोदरा में प्रोडक्टिविटी रोड स्थित स्प्लैटर स्टूडियो में 22 से 25 दिसंबर तक धरोहर एंड फेयर ट्रेड फोरम द्वारा इंडिया के ग्रास रूट आर्टिस्ट को एक मंच पर एकत्रित किया गया है। यहाँ तरह तरह की हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं हाथों से बनाकर प्रदर्शनी में रखी गई है, जिसमें ज्वेलरी, फर्नीचर, गर्म कपड़े, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, बेडशीट, पॉटरी का सामान, होम डेकोर, पिथौरा पेंटिंग समेत की वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। देश की संस्कृति को संजोकर रखने की कोशिश के भागरूप आयोजित प्रदर्शनी आपणो वारसो 2022 का वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर धरोहर फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर रणवीर सिसोदिया, फेयर ट्रेड फोरम इंडिया के प्रेसिडेंट राजेश कुमार समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। धरोहर फाउंडेशन द्वारा
આપણો વારસો 2022 દ્વારા ગુજરાતના વિવિધ આર્ટિઝન્સ જે કારીગર છે, જે પોતાના કામની અંદર ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરે છે, એવા કારીગરો આર્ટિઝનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એવા ગુજરાતભરમાંથી અને અલગ રાજ્યમાંથી પણ 25 જેટલાથી વધુ કારીગરો પોતાની કલાનું પ્રદર્શન અને કલાને પોતાના વેચાણનું એ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. જે વસ્તુઓ કદાચ આપણને જવલ્લે જોવા મળતી હોય અથવા તો જેની એ ભાગની અંદર એ રાજ્યના એ ભાગની અંદર એની ખ્યાતનામ વસ્તુઓ છે એ અહીંયા પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે. કલાકારોને પણ પ્રોત્સાહન મળે, સાથે આપણો જે વારસો છે, આપણી જે સંસ્કૃતિ એની પણ જાળવણી થાય. આપણી જે કલા છે, ગુજરાતની ભાતીગળ પરંપરા અને કલા છે, એને પણ પ્રોત્સાહન મળે એવું ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હું એમને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું, અભિનંદન પણ આપું છું. આ પ્રયત્ન થકી ગુજરાત એની પરંપરા, એનો વારસો જળવાશે, સચવાશે, આગળ વધશે અને લોકલ વ્યક્તિઓને પણ, જે વડોદરાના નાગરિકો છે, એને પણ બહારની વસ્તુઓ ખરીદવાનું એક સારું સ્થળ મળી રહેશે અને એમાં પણ અલગ અલગ વિસ્તારની વસ્તુઓ, રાજ્યના અલગ અલગ ભાગની વસ્તુઓ એના મૂળ સ્વરૂપે તમને મળશે એવો મને વિશ્વાસ છે. હું ધરોહર ફાઉન્ડેશનના સર્વે પદાધિકારીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. બાવેડાથી, સાતરપુર બાજુ. શું બનાવો છો તમે? અમે સોય ભરત. કેટલો ટાઈમ લાગે છે એને બનાવવામાં? એમાં મહિનો લાગી જાય. અમે નાનું બનાવી તોય 15-20 દી થઈ જાય. શું આમાં બનાવવામાં આવે છે? એમાં કુશન બનાવી, મોટા હોલ પીસ બનાવીએ, સાકરા બનાવીએ, તોરણ બનાવીએ, પછી આખિયા બનાવીએ. વર્ષો પહેલા આને ઉપયોગમાં લોકો લેતા હતા, હવે જે નવો જમાનો આવ્યો છે, શું કહેશો? હા, તો પહેલું અમારે આ જૂનું ભરત હશે અને અત્યારે જૂનું મેળવી દીધું છે અને હવે આ નવામાં માણસ થોડે છે. આ નવાનું તો એમને કે આપણે જૂના દેવું તો ના જ હોય ને. હવે મશીનથી બધું કામ થતું હોય છે અને તમે હાથથી બનાવો છો, તો આ વેચાય ખરું? અને આ જેવું પાછો અમારે ટાંકો લઈને તો તૂટે નહીં, ફાટી જાય છે સુધી. અને મશીનથી બનાવીને એક દોરો તણી એટલે બધું આવી જાય. હવે આ ધંધો ચાલે છે? હા, હા, ચાલે છે, અત્યારે ચાલુ છે. પેલું તો અમે વાહન હાટે દઈ દેતો, અમારે કોઈ ઉપયોગ નતો. જે આવે ને ઠમ આવે એટલે કે દઈ દો ને એટલા કામ આવી જાય છે. કેટલા વર્ષથી આ કામ 20 વર્ષ. धरोहर फाउंडेशन और फेयर ट्रेड फोरम इंडिया की तरफ से ये एक एग्जीबिशन बड़ौदा के लिए रखा गया है, जिसमें 25 कलाकार अलग अलग जगह से, गांव से यहाँ पर आए हुए हैं और अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. ये 22 तारीख से 25 तारीख तक स्प्लेटर्स गैलरी में है. हमारा ऑब्जेक्टिव मेजर यही है कि आज जो डिजिटल वर्ल्ड की तरह पूरी दुनिया जा रही है, उसमें ऐसा ना हो जाए कि हमारी क्राफ्ट लुप्त हो जाए. यहाँ पर जो क्राफ्ट के आर्टिज़न आए हैं वो अपने कला के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो विरासत है उसको हमको पकड़ के रखनी पड़ेगी. ये एग्जीबिशन का मुख्य तात्पर्य यही है कि आज की जो आने वाली जनरेशन है, ये जो कल की जनरेशन है, जो कल हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जवान लोग यहाँ पर होंगे, तो उन लोगों को हमारी विरासत के बारे में मालूम होना चाहिए. क्योंकि अब हर चीज़ के अंदर मोबाइल आ गया है, हर चीज़ के अंदर डिजिटलाइजेशन हो गया है. जबकि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो 6ठी से लेके 10वीं तक के अंदर अलग अलग क्राफ्ट के बारे में उनको पढ़ाया जाता है. वो सिर्फ थियरी पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए अगर उनको देखना है तो वो कारीगर कौन है जो बना रहा है, जब तक वो कारीगर के बारे में जानेंगे नहीं. अब ये कारीगर गुजरात के अलग अलग ज़िलों में और अलग अलग गांव के अंदर है, तो यहाँ से उनको गांव तक पहुँचना डिफ़िकल्ट है. लेकिन हमने उन लोगों के लिए, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो थियरी पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल यहाँ पर आके देख सकते हैं. जैसे कि बांधनी है, रोगन आर्ट है, टाई एंड डाई है, उसके साथ में आप एम्ब्रॉयडरी है, तो ये तमाम लेदर क्राफ्ट है, पॉटरी यहाँ पर हो रही है. तो ये सभी काम जो हैं आप उसको लाइव देख सकते हैं, बच्चे उसको समझ सकते हैं, एजुकेशन में ये देख सकते हैं और इससे आने वाली पीढ़ी को एक हमारा कल्चर क्या है उसके बारे में जानकारी होगी. देश दुनिया में बढ़ रहा कोरोना का खतरा गुजरात को भी डरा रहा है और ऐसे में सूरत में संभावित कोरोना स्थिति पर काबू पाने की तैयारियों में कॉरपोरेशन जुट गया है. कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में हुई थी और फिर एक बार चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन दुगना रात चौगना फैल रहा है. चीन में हालात बद से बदतर देखने मिल रहे हैं, जिससे देश दुनिया में भी कोरोना को लेकर फिर एक बार दहशत शुरू हो गई है. ऐसे में गुजरात के सूरत में भी कॉरपोरेशन द्वारा कोरोना की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई है.
આપણે અલગ અલગ પ્રચાર માધ્યમોથી જોઈ રહ્યા છીએ કે હાલમાં ચીનમાં કોવિડના કેસીસનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેના અનુસંધાનમાં ગત રોજ ભારત સરકારશ્રીના આરોગ્ય મંત્રાલય અને ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા પણ આ બાબતે દિશા નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે. તે પૈકી ખાસ કરીને જે પણ કોઈ પોઝિટિવ દર્દી આવે તો તેવા દર્દીઓનું જીનોમ સિક્વન્સિંગની કામગીરી સંદર્ભે તમામ નાયબ આરોગ્ય અધિકારી અને આસિસ્ટન્ટ આરોગ્ય અધિકારી સાથેની મિટિંગ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. સાથે જ તમામ ઝોનના હેલ્થ સેન્ટરના તમામ ડૉક્ટરોને પણ આ બાબતે તાકીદ કરવામાં આવી છે. કોવિડ અને કોવિડ જેવા લક્ષણ ધરાવતા કોઈપણ દર્દીઓનું ટેસ્ટિંગ થઈ જાય અને જો પોઝિટિવ જણાય તો જીનોમ સિક્વન્સિંગ હાથ ધરવામાં આવે અને સાથે સાથે ટેસ્ટિંગ, ટ્રેકિંગ અને આઇસોલેશનની કામગીરી પણ સત્વરે હાથ ધરવામાં આવશે. અગાઉના આપણા અનુભવ પરથી આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ આગામી દિવસોમાં જો કેસ વધે તો ધન્વંતરી રથ, 104 સર્વેલન્સ ટીમ સહિતની તમામ કામગીરી માટે સુરત કોર્પોરેશન સજ્જ છે. સાથે જ ગત વર્ષોમાં જે હેલ્થ ફેસિલિટી ખાતે ઓક્સિજન ની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી હતી તેનું પણ ટેસ્ટિંગ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તો તેને પહોંચી વળવા સુરત કોર્पोરેશન सक्षम છે. कुछ दिनों पहले ली गई कैट की परीक्षा में गुजरात के वडोदरा का IMS इंस्टीट्यूट अव्वल नंबर पर रहा है. 21 दिसंबर 2022 को IIM बेंगलुरु द्वारा कैट 2022 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया गया, जिसमें वडोदरा के IMS इंस्टीट्यूट के 17 छात्रों ने 99 परसेंटाइल हासिल कर इंस्टीट्यूट का गौरव बढ़ाया है. कैट की सफलता छात्रों को देश की अग्रणी मैनेजमेंट संस्था IIM में प्रवेश के लिए अनिवार्य है. कैट की परीक्षा 27 नवंबर 2022 को ली गई, जिसमें देश भर के 2 लाख से ज़्यादा और वडोदरा के करीबन 2000 छात्रों ने परीक्षा दी थी. वडोदरा के 37 से ज़्यादा छात्रों ने 97 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं. IMS इंस्टीट्यूट के प्रीत वाला 99.85, वत्सल गड़ा ने 99.85, हिमांशु ने 98.96 परसेंटाइल हासिल कर कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ भी कैट में सफलता मिल सकती है, ऐसा साबित कर दिया है. मैं यही बोलूँगी कि IMS गुजरात का जो सपोर्ट है, इनका जो पूरा ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ की फैकल्टी, वो जो मदद करती है, वो शायद हम घर बैठ के कैट की पढ़ाई करें तो उतना स्कोर नहीं आ सकता. जो यहाँ आके जो बढ़त होती है, मैंने घर पे भी पढ़ाई करने की कोशिश करी थी, पर यहाँ आके मेरा ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा मुझे लगता है. बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे इतने महीने जो मेहनत की वो सफल हुई, बहुत खुशी हो रही है. इतना सोचा नहीं था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आज आए तो अच्छा लग रहा है. इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहोगे? IMS ने बहुत मदद की. वडोदरा का बेस्ट इंस्टीट्यूट ही है. मैं पहले दिन आई थी तभी मैंने सोच लिया था मुझे यहीं से लेनी है कैट की कोचिंग. यहाँ के मेंटर्स और सब ने मेरी बहुत मदद की. कितने घंटे आप पढ़ते थे तब जाके इतना स्कोर कर पाए हो? मुझे मेरा स्कोर 99.58 परसेंटाइल है और मैंने शुरुआत में मैं जॉब भी कर रही थी, तो फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर पूरे फुल टाइम मैंने कैट की पढ़ाई की. तो पहले तो 4 से 5 घंटे और एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता गया, रोज़ के मॉक लिखे तो 2 घंटे का मॉक और फिर और 5-6 घंटे की पढ़ाई. બીજા ટેસ્ટમાં સ્કોર સારો ના આવે તો છોકરાઓ નાસી પાસ પણ થઈ જતા હોય છે અને એમને લાગે છે કે હવે આમાં તો કંઈ જ નહીં થાય. પણ છોકરાઓને એ થોડો આઈડિયા આપવો બહુ જરૂરી પડે છે અને આમાં એક મેન્ટરનો રોલ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. તો IMSમાં તો અમે 1-to-1 મેન્ટરિંગ ઇન્ફાઇનાઇટ તરીકે કરતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે છોકરાને જરૂર હોય અને જ્યારે અમને જરૂર લાગે, બે રીતે અમે લોકો મેન્ટરિંગ આપતા હોઈએ છીએ. તો એના લીધે શું થાય છે કે અમે તો દર વર્ષે આ વસ્તુ જોતા હોઈએ છીએ કે પહેલી, બીજી, ત્રીજી ટેસ્ટમાં છોકરાઓના સ્કોર્સ લો હોય છે, પછી હાઈ થવા લાગે છે, પછી પાછા લો પણ થઈ જતા હોય છે કારણ કે ઇટ્સ ધ નેચર ઓફ ધ ટેસ્ટ. હવે એ એવો એક પોઈન્ટ આવી જાય છે કે હાઈ આવ્યા પછી એકવાર લો આવે, સક્સેસ જાણ્યા પછી તમે જ્યારે ફેલિયર અનુભવો તો તમે એકદમ જ ડિમોટિવેટ થઈ જતા હો છો અને એવા ટાઈમે એક સ્ટુડન્ટને સંભાળવું એક મેન્ટરનો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે થઈ જતો હોય છે. એટલે અમને તો ખ્યાલ આવે છે કે જેના 90 કે 100 માર્ક આવ્યા હોય છે એ સડનલી 20-30 પર પણ આવી જતો હોય છે અને પાછા ત્યાંથી એ લોકો 90ની કેપેબિલિટી રાખતા હોય છે તો લોકો પાછા 90 પર બી આવી જાય. પણ જો એ એફર્ટ મારવાનું છોડી દે તો એ લોકોનું ના થાય. એટલે આવા પોઈન્ટ પર એ લોકોને પાસ્ટ પેપર સોલ્વ કરાવીને, એક્સ્ટ્રા મોક્સ આપીને, એક્સ્ટ્રા વર્કશોપ્સ લઈને, અલગથી બોલાવીને, 1-to-1 બેસાડીને અમારો જે પૂરો એક્સપિરિયન્સ છે આટલા 11-12 વર્ષનો એ નિચોડ અમે એ લોકોને પાસ ઓન કરતા હોઈએ છીએ અને એ લોકોને એનાથી બહુ મોટિવેટેડ ફીલ થાય અને પછી એ લોકો પાછું પ્રિપેરેશન એક અલગ રીતથી ચાલુ કરે. આમાં એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આવી જતી હોય છે કે હરેક સ્ટુડન્ટ અલગ હોય છે. જેમ આપણે માનીએ કે 5 આંગળીઓ સેમ નથી હોતી. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આવી જતી હોય છે કે હરેક સ્ટુડન્ટ અલગ હોય છે. જેમ આપણે માનીએ કે 5 આંગળીઓ સેમ નથી હોતી, તો કોઈક છોકરાનું કે છોકરીનું મેથ્સ સ્ટ્રોંગ હોય, બીજાનું ઇંગ્લિશ સ્ટ્રોંગ હોય, તો હું બધાને સેમ ટાર્ગેટ ના આપી શકું. તો અમે લોકો એવું જ કરતા હોઈએ છીએ, છોકરાની નીડ સમજીને એને એક કસ્ટમાઇઝ પ્લાન આપીએ
અને પછી એના પર અમે ફોલોઅપ લઈએ કે તને મેં 5 દિવસનું આ ટાર્ગેટ આપ્યું હતું તો તમે કેટલું કર્યું, અને પછી એના પરથી એનું રેગ્યુલર 1-to-1 મેન્ટેન, જેના લીધે એ લોકો પોતાના વીક એરિયાને સ્ટ્રોંગ કરતા હોય છે અને સ્ટ્રોંગ એરિયાને હજી સ્ટ્રોંગ કરે છે, એટલે એક આઉટકમ બહુ સારું આવી જાય છે એના લીધે. આઈએમએસનો કોન્ટેક્ટ કઈ રીતે કરેલો? આઈએમએસનો કોન્ટેક્ટ બે તરીકે થઈ શકે છે. એક અમારી વેબસાઇટ છે, એના પર તમે જઈ શકો છો, ત્યાં આગળ બરોડા સેન્ટરનો કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ આવે છે. અને બીજું ધ લોકેશન આપણું ગેંડા સર્કલ પર વડોદરા સેન્ટ્રલની સામે જાસ્મીન મોબાઈલની ઉપર છે. છોકરાઓ અને વાલીઓ ક્યારે પણ સેન્ટર પર આવી શકે છે અને 1-to-1 કાઉન્સેલિંગ મેળવી શકે છે. ત્યાંથી છોકરાઓને ઇનિશિયલી જ એક પ્રોપર ગાઈડન્સ મળી જાય કે કેવી રીતે પોતાનું એક બ્રાઇટ કરિયર બનાવી શકાય. કેટની પ્રિપેરેશન માટે મેં રેગ્યુલરલી રોજે વાંચતો હતો 3 થી 4 કલાક, અને લેક્ચર્સ જે હતા, વર્કશોપ્સ હતા, બધા જ ટાઈમસર અટેન્ડ કર્યા છે, અને જે મોક્સ હતી એ પણ રેગ્યુલરલી જ આપી છે. એક પણ મોક્સ મિસ નહીં કરી મેં. કેટલા પર્સન્ટાઇલ? મારા પર્સન્ટાઇલ 99.65 આવ્યા છે. આનો શ્રેય કોને આપશો? શ્રેય તો હું અહીંયા આઈએમએસની ફેકલ્ટીને આપીશ, કેમ કે એમને બધી જગ્યાએ મને હેલ્પ કરી. કોઈ પણ ડાઉટ હતા એમને સોલ્વ કરી આપ્યા. જે લેક્ચર્સ હતા પ્રોપરલી એમને સમજાવ્યું, એક્સપ્લેન કર્યું. ક્યાંય ડાઉટ હતા તો रोकीने हमने समझाया बराबर रीते. गुजरात के वडोदरा शहर में बिजनेस को बढ़ावा देने वाले संगठन बिजनेस बडीज की 74वीं मीटिंग का आयोजन किया गया. वडोदरा में बिजनेस बडीज का संगठन कार्यरत है, जो हर क्षेत्र में छोटा बड़ा व्यवसाय करने वाले लोगों को आपस में प्रमोट करता है. बिजनेस बडीज संगठन द्वारा नियमित अंतराल पर मीटिंग का आयोजन कर बिजनेस को बढ़ावा दिया जाता है. इसी क्रम में बिजनेस बडीज की 74वीं मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नई कमेटी का गठन हुआ. 2023 की नई टीम में आदिल शेख को प्रेसिडेंट, राहुल परीख को वाइस प्रेसिडेंट, स्वाति देवपुरा को सेक्रेटरी, नेमेश देसाई को ट्रेजरर, नेहल हरिया को जॉइंट सेक्रेटरी, विशाल जेठवा को जॉइंट ट्रेजरर और तीर्थ पटेल को बीबी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है. इस मौके पर बिजनेस बडीज के पूर्व प्रेसिडेंट आशीष शाह समेत के पदाधिकारियों और डॉक्टर नीलपा पटेल की उपस्थिति रही. अभी इस नए बोर्ड में 7 लोग हैं और 7 लोग पूरे बिजनेस बडी को आगे ले जाएगी. हर एक महीने में 2 मीटिंग करके, फैमिली मीटिंग करके, ट्रेनिंग सेमिनार देके और अलग अलग इवेंट करके एक बडीज़ का पूरा एक काफिला है उनको आगे की तरफ ले जाएगा. और वो बडीज़ को कैसे बिजनेस मिल पाएगा, बडीज़ को कैसे बिजनेस प्रमोशन कर पाएंगे, उसका नए नए आइडियाज़ देंगे और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे. बिजनेस बडीज़ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ 75 डिफरेंट कैटेगरी के लोग अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं. एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का शोकेस करते हैं और मार्केटिंग करते हैं. और उस मार्केटिंग के थ्रू एक बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, जो वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करते हैं. अभी तक हमारे पास 75 मेंबर्स हैं और यहाँ पे कोई भी मेंबर जुड़ सकता है हमारे साथ. कोई अलग यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एक कैटेगरी में एक ही बंदा रहता है. इफ़ अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर एक ही रहेगा, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर भी, डॉक्टर में फिजिशियन है तो फिजिशियन एक ही फिजिशियन ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कंपटीशन ना हो और एक दूसरे को अच्छे से प्रमोट कर पाए और अपने बिजनेस में एक अच्छा सा ग्रोथ ले पाए. मैं अपकमिंग सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ और मैं थैंकफुल हूँ कि इन्होंने न सिर्फ मेल एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, लेकिन फीमेल एंटरप्रेन्योर को भी प्रोत्साहन दिया है. तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल कि मैं एक ब्रिज डेवलप कर सकूँ जो मेल और फीमेल्स के बीच में गैप है उसको कवर करने के लिए. सो मैं अपने सारे बडीज़ और हमारे बोर्ड के बीच में एक नई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ में एज अ सेक्रेटरी न्यू पोस्ट पे आई हूँ. गुजरात के वडोदरा शहर के भायली में दलित युवक से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर विवाद सामने आया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है. वीडियो की हकीकत तो ये है कि कल हमने बरोड़ा तालुका थाना है जो हमारा, उसमें एक एफआईआर रजिस्टर की हुई है. एफआईआर में ऐसा है कि लास्ट मतलब 21 तारीख को कंप्लेनेंट जो है हमारा अल्पेश भी ठाकुर भी परमार, वो उनकी मतलब एक फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मतलब, वो रश्मि पटेल करके, उसके साथ बैठे हुए थे बाइली रोड पे. अचानक से 7-8 आदमी आए, उनको गाली गलौज किया और बोले ऐसी कमेंट क्यों करता है ये बोल के उनको मतलब पहने हुए पट्टे से मारे थे. हाथ पे, सर पे उनको इंजरी हुई थी और वो लोग भाग गए थे. फिर ये लोग, इन्होंने तो कोई कंप्लेंट की नहीं थी. जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस के नॉलेज में आया तो पुलिस ने तुरंत इनको आइडेंटिफाइड किया, इनको बताया कि भाई कंप्लेंट दे दो. वो कंप्लेंट देने को भी राजी नहीं थे. फिर इनके सोसाइटी के सब लोगों को इकट्ठा करके समझाया. फिर हमने कल कंप्लेंट भी रजिस्टर की हुई है. कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद ये जो मारने वाले बंदे थे 7-8 लोग, उनके मतलब हमने वो
चेक करना चालू कर दिया, सीसीटीवी फुटेज भी ली हुई है, फुटेज भी मिली हुई है, लेकिन उसमें उनके जो भी व्हीकल थे उसके नंबर अभी क्लियर नहीं हो पा रहे और ना तो इनके फेस क्लियर हो पा रहे। तो अभी तालुका पुलिस, एलसीबी, एसओजी सारी टीमें हमारी लगी हुई है और इन लोगों को शनाख्त करने के लिए और इन्हें आइडेंटिफाई करके उनको राउंड अप करके अरेस्ट करने की कार्रवाई चालू है। सर, जिग्नेश मेवाणी ने एक ट्वीट किया है और इस पूरे जो वाकये को दलित वर्सेस अपर कास्ट ले जाने की कोशिश की जा रही है, लिंचिंग पे की जा रही, दलित युवक की लिंचिंग की गई, ऐसा वर्ड यूज किया गया उनकी ट्वीट में। इसको किस तरीके से आप एड्रेस करते हैं? नहीं, अभी तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें तो दर अभी तक तो ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा है। वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री तालाब निकट कॉरपोरेशन द्वारा बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब देखभाल के अभाव से यहां असामाजिक गतिविधियां हो रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री तालाब निकट कॉरपोरेशन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बैठने के लिए खास व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां देखभाल और मरम्मत के अभाव में पेड़ पौधे निकल आए हैं और असामाजिक गतिविधियां भी हो रही हैं। વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે ગોત્રી વિસ્તારમાં જે તળાવ છે, આ તળાવની બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે નાગરિકોને બેસવા માટે જે કહેવાય છે કે વડીલો હોય, સિનિયર સિટીઝનો હોય, સાથે સાથે કહેવાય છે કે નાના બાળકો હોય, મહિલાઓને બેસવા માટેનું એક સુંદર આયોજન કર્યું છે કોર્પોરેશન દ્વારા. પરંતુ કહી શકાય કે તમે જોઈ શકો છો કે જે અહીંયા ગાડી અમે આવી અને ચેક કરતાં અમને જોવા મળ્યું કે અહીંયા ગાડી ગંદકી પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે, સાથે એક ભાઈ નીચે સૂતેલી હાલતમાં છે. એટલે ગંદકીમાં સૂઈ રહ્યા છે. એટલે વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી માટે શોભા નથી આપતું. સાથે બીજી વસ્તુ છે કે જે અહીંયા ગાડી શૌચાલયની અમે મુલાકાત લીધી તો શૌચાલય પણ બંધ હાલતમાં છે. એટલે કહી શકાય કે વડોદરાનું તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં છે. આજે કહેવાય છે કે લાખો ને કરોડો રૂપિયાનો જે ખર્ચો કરવામાં આવે છે, પરંતુ જે નાગરિકોના ટેક્સના રૂપિયા સાચી દિશામાં વાપરવા જોઈએ અને સાચી દિશામાં વપરાયા બાદ નાગરિકો માટે ખુલ્લું મૂકવું જોઈએ. પરંતુ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ગાડી જાળી ઝાકડા ઉગી નીકળ્યા છે, સાથે દારૂની પોટલીઓ જોવા મળે છે અને અહીંયા ગાડી કેટલાક લોકોની એવી પણ અમને રજૂઆત છે કે અહીંયા ગાડી લુખ્ખા તત્વોનું રાજ છે. એટલે કહી શકાય કે વડોદરા શહેરની અંદર જે તંત્ર બેરું, મૂંગું અને બોબડું થઈ રહ્યું છે. એટલે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેનશ્રીને અમારી વિનંતી છે કે જે કહેવાય છે કે ગોત્રી તળાવની બાજુમાં આવેલ સ્મશાનની એક્ઝેક્ટ બાજુની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ગાડી જે વિસામો તરીકે એટલે કે લોકોને બેસવા માટેનું જે નાના નાના બાળકો હોય, મહિલાઓ હોય, આ તમામને બેસવા માટે તાત્કાલિક ધોરણે આ જારી ઝાકડાઓ જારી ઝાકડા હટાવવામાં આવે, સાથે અહીંયા ગાડી સફાઈ ઝુંબેશ અભિયાન કરવામાં આવે જેથી કરીને नागरिकों ने सारी सुविधाओं मिल सके। देश दुनिया में ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। गुजरात के सूरत के चर्च भी इन दिनों क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। देश दुनिया में इन दिनों ईसा मसीह के जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही है। गुजरात के सूरत में भी ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। सूरत के चर्च को खूबसूरत रूप से सजा दिया गया है। रंग बिरंगी रोशनी के साथ साथ लटकन, तोरण, स्टार इत्यादि से चर्च को सुंदर रूप से सजाया गया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस
के मौके पर ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इस मौके पर भगवान यीशु की प्रार्थना की जाएगी। साथ ही नए वर्ष को मनाने की तैयारियां भी यहाँ की जा रही है। नए वर्ष और नाताल के पर्व को लेकर सूरत के ईसाई समुदाय के लोगों में उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। दोनों चर्च में नाताल पर्व को लेकर क्रिसमस ट्री सजा दिया गया है। क्रिसमस ट्री में गिफ्ट्स, बैलून, चॉकलेट्स इत्यादि से डेकोरेशन कर खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजा दिया गया है। इस साल हम यहाँ नाताल चर्च का कौन सी जगह पे है फादर? ये चर्च चौक बाज़ार में है। सूरत में चौक बाज़ार में ये चर्च है और ये चर्च सबसे पुराना चर्च है, 200 साल पुराना चर्च है। और हम हर साल क्रिसमस की तैयारी करते हैं। इस साल भी क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके कोरोना के 2 साल के बाद की हमारी ये तैयारी है। 2 साल हम कुछ तैयारी नहीं कर पा रहे थे और इस साल हम तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि चर्च में डेकोरेशन का काम चल रहा है और चर्च को हम डेकोरेट कर रहे हैं और बाद में जो यीशु मसीह के जन्म का जो चिन्ह है वो पूरा जो बैंजर कहते हैं उसको भी हम बना रहे हैं। अभी काम चालू है, लेकिन हम सब तैयारी में लगे हुए हैं इस साल क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हम कर रहे हैं। और विशेष करके इस साल हम वाइट क्रिसमस का भी जैसे प्लानिंग करते हैं। बहुत मतलब क्या फादर, मैं समझे? हाँ, वाइट क्रिसमस का मतलब है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको जो राशन है, किराना है, वो हम देते हैं ताकि उनको पूरा जैसे कुछ सहायता मिले। जो गरीब लोग हैं कि जो उनके घर पे खाना नहीं रहता है उनको हम पूरा वो सामान देते हैं। स्पेशली क्रिसमस के दिनों में ही हम ये करते हैं और इसी तरह से हम यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो प्यार है वो बांटते हैं। यीशु मसीह ने सारे जगत से प्यार किया है, यीशु मसीह ने सारे जगत को माफ़ी का संदेशा सुनाया है, यीशु मसीह आनंद देता है, शांति देता है, मोक्ष देता है। वो सब सारी बातें हम सभी को बताते हैं। फादर, कहाँ से लोग आते हैं इस चर्च के लिए? और इस चर्च में पूरे सूरत से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, क्योंकि ये चर्च बहुत पुराना है, हेरिटेज में। मान्य क्या है इसका स्पेशलिटी यही है कि ये चर्च 200 साल पुराना है। साथ में इस चर्च में 200 साल पुराना बाइबल भी है और जो आप बेंचेस देख रहे हैं वो भी 200 साल पुरानी है। और इसका महत्व है यहाँ पे कि इसीलिए लोग देखने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। गुजरात के भरूच की कंपनी और अंकलेश्वर में सॉल्वेंट के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। गुजरात के भरूच के वैक्स ऑयल्स कंपनी में भीषण आग की घटना सामने आई। वैक्स बनाने वाली 53 साल पुरानी इस कंपनी में आग से आसमान में काले काले धुएं के बादल छाए हुए देखने मिले। घटना की जानकारी पाकर भरूच पालिका के दमकल दस्ते, डीपीएमसी, जीपीसीबी, पुलिस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी समेत के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की मशक्कत की। आग की दुर्घटना के चलते पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखने मिला। वहीं दूसरी ओर अंकलेश्वर जीआईडीसी में सॉल्वेंट के गोदाम में भी भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अंकलेश्वर जीआईडीसी की ईटीएल चौकड़ी निकट सॉल्वेंट के गोदाम में लगी इस आग के चलते पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। घटना की जानकारी पाकर दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। इस दौरान एक कर्मचारी के झुलस जाने से 108 एम्बुलेंस के जरिए उसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। गुजरात के भावनगर के महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर वीएन उपाध्याय और सिविल सर्जन जयेश ब्रह्मभट्ट ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। कोरोना की परिस्थिति से निपटने के लिए सिविल अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया गया। भावनगर स्थित सिविल अस्पताल में हर महीने 2000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। कोरोना के चलते भावनगर में अब हर रोज 500 से 1000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव के मिलते ही भावनगर तंत्र सजग हो गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की हरदोई बॉर्डर पर भैटा मुजावर में सई नदी के मेहाल घाट पर पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं। यूपी के उन्नाव में हरदोई बॉर्डर पर सई नदी के मेहाल घाट पर ग्रामीण पक्के पुल के निर्माण के लिए पिछले कई सालों से प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई और निर्माण के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट पास हुआ, लेकिन उस पुल का निर्माण ना कराकर दूसरे स्थान पर सर्वे किया जा रहा है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इस मुद्दे उन्होंने जिलाधीश को ज्ञापन भी सौंपा था, पर उनकी सुनवाई न होने पर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं।
हाँ घाट ये एमा दो दो काठे नाव चलती रहे और दरियाओ से गरा पूरा आवत था, गाँव से गरा बूढ़ी जात था, कंजौरा दरिया बुर्द हो जात था, बिल्कुल वे लोग भाग भाग हियन आवत थे। आप भी यहाँ मौजूद हैं? फंक्शन पर इसलिए बैठे हैं, अभी सर्वे हुआ था तो सांसद जी ने पुल अप्रूव किया था, यहाँ पे इसी घाट पे बनेगा। सर्वे वाले आए, दूसरी जगह सर्वे किए हैं तो लोगों को शक है कि वहाँ ना बन जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा सहूलियत है और काफ़ी लोगों का आवागमन यहाँ से ज़्यादा है। नहीं लोगों को शक है। देखिए प्रधान जी, आप अध्यक्ष हैं गांव के और जो जानकारी आपके पास होगी। नहीं, हमको अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि वहाँ पे पुल बनेगा, लेकिन जनता यहाँ की मतलब जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे वालों ने बताया है कि वहाँ बन सकता है। सर्वे वालों ने बताया है। गांव में करीब करीब अनशन में 4-5 गांव के लोग शामिल हैं। किस लिए ये अनशन की आवश्यकता किस लिए पड़ी? अनशन आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग बरसों से याद कर रहे थे कि हमारे लोगों की जिंदगी बन जाएगी। यहाँ सांसद जी ने पुल मंजूर किया और मंजूर करने के बाद में ये पुल यहाँ से वहाँ टारा जा रहा है। क्यों टारा जा रहा है भाई? अनशन पर बैठे इसलिए कि सारे जितने पीछे सर्वे हो चुके हैं सब इसी घाट के नाम हो चुके हैं पुल बनने के लिए जी। इसके बाद फिर उस सर्वे का हेरा फेरी करके इधर उधर टाला जा रहा है और हमारे 15-20 लोगों के तमुरिया बुजुर्ग की जमीन वहाँ नदी पार कंजौरा में है, बल्लापुर में है जी। तो हम लोगों को आने जाने में या तो फिर बेहटा जा करके बरसात में बेहटा जा करके तब इधर में कोई साधन नहीं जी आते हैं। अब अगर गौरिया बनता है तो हम लोग को 15 किलोमीटर गौरिया से भी चक्कर काट के जाना पड़ेगा। हमने सुना है कि आसपास विद्यालय भी बने हुए हैं। हाँ, विद्यालय एक उधर हमारे इधर बना है तो इधर वाले लड़कियां सब वहीं विद्यालय में पढ़ती हैं, सिरौली में। हाँ। वो लोग पानी से होकर जाते हैं क्या? हाँ, सब नाव पे जाते हैं या फिर यहाँ तो आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहीं पर नवसारा और तमुरिया बुजुर्ग नवसारा और कंजौरा घाट पर ही पुल बने, क्योंकि यहाँ से हमको बांगरमऊ जाने का सीधा रास्ता है और ये हाईवे पे जो उतरना बन रहा है उधर से हम कहीं भी लखनऊ, आगरा कहीं भी जा सकते हैं, कानपुर भी जा सकते हैं। और हमको मेन हमारा मंडी बांगरमऊ है, रोज हमारा काम बांगरमऊ से होता है तो हमको 15-20 किलोमीटर चक्कर काट के जाना पड़ता है। गुजरात के भावनगर के तलाजा तहसील के खारड़ी गांव में कपास और एरंडी की आड़ में गांजे की खेती उजागर हुई है। गुजरात के भावनगर के तलाजा तहसील के खारड़ी गांव में स्थित राम भाई भुआ के खेत में कपास और अरंडी की आड़ में 752 किलो गांजे की खेती की गई थी। 752 किलो गांजे के साथ 37,64,000 के मुद्दामाल के साथ आरोपी राम भाई भुआ की धरपकड़ की गई है। एक सप्ताह में तलाजा तहसील से एसओजी पुलिस ने 1000 किलो से भी ज्यादा गांजे के जत्थे को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ में गैंगस्टर मेराज उर्फ मैलू की संपत्ति पुलिस द्वारा जब्त की गई। यूपी के बांगरमऊ में उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अपराधियों द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित की गई अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है। इसी के भागरूप एसडीएम उदित नारायण सेंगर के आदेश पर गैंगस्टर मेराज की 38 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस की इस कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। 31 दिसंबर को लेकर गुजरात के अरावली की जिला पुलिस सतर्क हो गई है और गुजरात राजस्थान सरहद पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। अंग्रेजी नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है और इस मौके पर 31 दिसंबर को लोग पार्टियों में नशीले पदार्थों का भरपूर सेवन करते हैं, जिसे रोकने के लिए अरावली पुलिस द्वारा शामलाजी के पास गुजरात राजस्थान सरहद पर वाहनों की सघन जांच करते हुए 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि नशीले पदार्थों को गुजरात राज्य में लाने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ में जैन समेत शिखर तीर्थस्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में जैन समाज के आह्वान पर समेत शिखर तीर्थस्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में बंद का ऐलान दिया गया, जिसमें आम जनमानस का पूरा साथ जैन समाज को मिला। जैन समाज के साथ सर्वधर्म समाज के लोगों ने मौन रैली निकालकर नायब तहसीलदार टीना मालवीय को ज्ञापन सौंपा। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के धांगध्रा नगर पालिका द्वारा निजी स्कूल में आग पर काबू पाने हेतु लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के धांगध्रा नगर पालिका द्वारा एक निजी स्कूल में आग पर काबू पाने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। साथ ही बच्चों को अग्निवाहक साधनों की जानकारी भी दी गई।
आग लगने पर क्या किया जाए, कैसे बचे, घरेलू गैस का उपयोग कैसे किया जाए, फायर फाइटर से संपर्क कैसे कर सके, इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को दी गई। ધાંગધ્રા नगर पालिका द्वारा इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी शहर के प्रत्येक स्कूल में मुहैया कराई जाएगी। અમારી શાળામાં આજ રોજ નગરપાલિકાની ટીમ આવેલી હતી અગ્નિશામકના યંત્રો લઈને તેમને આગ લાગે ત્યારે કેવી રીતે બચાવ કરવો જોઈએ, અનિચ્છનીય ઘટના બને ત્યારે આપણને તે સાધનનો ઉપયોગ શીખવાડેલો હતો। આજ રોજ અમારી શાળામાં દરેક 1 થી 12 ધોરણના તમામ વિદ્યાર્થીઓને ધાંગધ્રા નગરપાલિકા દ્વારા અગ્નિશામક યંત્રો જે છે એનું લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપવામાં આવ્યું હતું। આપણને ખબર છે કે જ્યારે કોઈ આકસ્મિક ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે માણસ ભય અને પોતાના એક મનના જે ડરથી કોઈ નિર્ણય નથી લઈ શકતો। આવા સંજોગોમાં ધાંગધ્રા નગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા દરેક બાળકોને અને અમારા સ્ટાફ મિત્રોને એક લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન અગ્નિશામક યંત્રનું સમજાવી અને દરેક પ્રશ્નો જે વિદ્યાર્થીઓના હતા, શિક્ષકોના હતા, તેના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપ્યું છે। ચંદુલાલજી પરમાર તપોવન સ્કૂલ દ્વારા અમને જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવા માટે બોલાયા તેમજ વિદ્યાર્થીઓને તમામ વિદ્યાર્થીઓને આગ વિશેનું, રેસ્ક્યુ વિશેનું સાધનો દ્વારા લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરી આપેલ છે અને વિદ્યાર્થીઓને જે કંઈ મૂંઝવણ હતાના સંજોગ મુજબ જે પ્રશ્નો હતા એ પ્રશ્ન મુજબ આગ ઓલવવાના કેવી રીતે હોય, આ બચાવ કામગીરી કેવી રીતે હોય તે વિશેની તમામ માહિતી તપોવન વિદ્યાર્થીઓને આપેલ છે। આ ડેમોન્સ્ટ્રેશન સંપૂર્ણ રીતે कार्यक्रम पूरा करेल छे। गुजरात के राजकोट में शिक्षाधाम को कलंक लगाता हुआ एक और मामला महिला कॉलेज में सामने आया है, जहां साइंस प्रोफेसर ने 2 छात्राओं से अभद्र मांग की। गुजरात के राजकोट के कालावाड़ रोड पर मातृश्री वीरबाई मां महिला कॉलेज है, जहां साइंस प्रोफेसर द्वारा 2 छात्रों के पास अभद्र मांग की गई, जिसके बाद यह समूचा मामला एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के पास पहुंचा है। मामले की जांच की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता रोहित सिंह राजपूत ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के डीन को पत्र लिखकर ऐसे प्रोफेसरों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की मांग की है। જ્યારે સપ્ટેમ્બરમાં જે ફરિયાદ આવી ત્યાર પછી એક વેકેશન આવી ગયું, બરાબર, એ ગાળાનું, ત્યાર પછી સ્ટુડન્ટ્સની એક્ઝામ આવી ગઈ। એ સ્ટુડન્ટ્સને એક્ઝામમાં અમે કેવી રીતે એને ડિસ્ટર્બ કરી શકીએ? તમે કહો છો લેટ થયું, લેટ અમે નથી કર્યું, અમે અમારા કામમાં જે કામ લેટ થયું એવું નથી બોલતા, અમે એમ કહીએ છીએ બેન તમે રિપોર્ટ સબમિટ કરી દીધો છે। આજે રિપોર્ટ જોયો એની અંદર લખેલું છે, એક તો ન્યૂઝપેપર દિવ્ય ભાસ્કરની અંદર જે લખેલું છે। પહેલા તો જે વિદ્યાર્થીઓની અરજી આવી છે એક પછી એક ક્રમમાં આવી છે, બરાબર, એ લગભગ સપ્ટેમ્બર આખરમાં કે એવી રીતે આવી છે અને સતામણી કહી શકાય કે ગેરવર્તણૂક કે આપણે જે કંઈ શબ્દો વાપરવા હોય છે એના સંદર્ભમાં આપણે એનું હિયરિંગ કર્યું અને અત્યારના કમિટી ફાઇનલ રિપોર્ટ તૈયાર કરે છે અને આ જે કમિટી છે તે એક ગાઈડલાઇન અનુસાર એક કમિટી હોવી જોઈએ। એ કમિટી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું એમની અરજી, એમની અરજી છે તે, અને હિયરિંગની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ અને હવે રિપોર્ટને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે। પહેલો રિપોર્ટ સબમિટ થઈ ગયો છે, પહેલો રિપોર્ટને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે જે મારી પાસે છે। એક આક્ષેપ એવો થઈ રહ્યો છે કે 45 દિવસ સુધી અરજી આપે પેન્ડિંગ રાખી, ખાસ કરીને પ્રિન્સિપાલ તરીકે આપની પર આક્ષેપ થયો તો આપ શું કહેશો? એ આક્ષેપને હું રદિયો આપું છું એટલા માટે કે કોઈ દબાવી રાખવાનું આમાં હોય નહીં આ પ્રકારની મેટરમાં, બરાબર, અને એક જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે મારે જે પ્રોસિજરને અનુસરવાની હોય તે પ્રોસિજર મુજબ મારે આગળની કાર્યવાહી કરવાની થાય કે જેમાં મારે બંને પક્ષોને સાંભળવાના હોય। માતુશ્રી વીરબાઈમાં મહિલા સાયન્સ અને હોમ સાયન્સ કોલેજની અંદર આવેલી આંતરિક ફરિયાદ સમિતિની સભ્ય છું। બેન, આપને 2 અલગ અલગ ફરિયાદો મળી છે, બંને ફરિયાદો ક્યારે મળી છે અને તપાસમાં આપનું શું દ્વારા સામે આવ્યું છે? ઓકે, એક ફરિયાદ છે એ સપ્ટેમ્બર મહિનાના 3જા અઠવાડિયામાં મળેલી છે અને બીજી ફરિયાદ છે એ ઓક્ટોબર મહિનાના 2જા અઠવાડિયામાં મળેલી છે। પહેલી જે ફરિયાદ છે એનું જે કાંઈ બી તારણ છે એનો રિપોર્ટ છે અમારે જે તે જગ્યાએ સબમિટ કરવાનો હતો એ સબમિટ થઈ ચૂક્યો છે। જી, અભદ્ર માગણી હતી એટલે જ આંતરિક ફરિયાદ સમિતિ પાસે વિદ્યાર્થીની તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું કે એમની સાથે જે પ્રકારની વર્તન અથવા તો જે માગણી થઈ છે એ અભદ્ર કહેવાય છે, એટલા માટે થઈને એ ફરિયાદ છે એ આંતરિક ફરિયાદ સમિતિમાં આવી। આજે રાજકોટની મા વીરબાઈ સાયન્સ કોલેજની અંદર કોલેજની જ 2 વિદ્યાર્થીનીઓને કોલેજના જ પ્રોફેસર દ્વારા પરીક્ષામાં વધુ માર્ક્સ આપવાની લાલચ આપી અને અભદ્ર માંગણીનો જે શરમજનક કિસ્સો બહાર આવ્યો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણ જગતને શરમાવે એવો છે।
આજે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજની અંદર કોઈ પણ કોલેજ હોય એની અંદર એન્ટી સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ કમિટી હોય છે અને આ હેરેસમેન્ટ કમિટીની અંદર કોઈ પણ વિદ્યાર્થીની અરજી કે ફરિયાદ કરે એટલે 2 દિવસની અંદર જ યુનિવર્સિટીને અને મહિલા આયોગમાં જાણ કરી અને તપાસ કમિટીની ગઠન કરી અને તાત્કાલિકપણે પારદર્શક કમિટી રચના કરવાની હોય છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ કિસ્સાની અંદર નવાઈની વાત એ છે કે 3 મહિના સુધી ખુદ પ્રિન્સિપાલે જ આ અરજીને દબાવી અને આરોપીને છાવરી રહ્યા હોય તેવું સ્પષ્ટપણે બહાર આવે છે. એટલે અમે આજે કુલપતિ સાહેબને રજૂઆત કરી છે કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજની અંદર વિદ્યાર્થીનીઓ ઉપર આવી રીતના જાતીય સતામણી જેવા કિસ્સાઓ આવે અને કોલેજના જ પ્રિન્સિપાલ જો આવા કિસ્સાઓમાં આરોપીને છાવરવાનું કામ કરતા હોય એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કોલેજના પ્રોફેસર અને પ્રિન્સિપાલ બંને આરોપીઓ છે અને આ બંનેને બરતરફ કરી અને યુનિવર્સિટીની એન્ટી સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ કમિટી છે એના જ અધિકારીઓને આ તપાસની અંદર પારદર્શક તપાસ કરવામાં આવે અને જ્યારે એક રીતના તમામ ધર્મોની અંદર ગુરુની ગરિમા છે એ ભગવાનની સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। आप वीएनएम की सारी न्यूज़ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम न्यूज़। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी, रखिए खुद को खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।